ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 1619 से आगे की कहानी। सिक्योरिटी गार्ड जवाब देता है, मैडम हर बार की तरह इस पर कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ आपका नाम लिखा है। अनिका अस्तव्यस्त रह जाती है। उसे इस बात का अनुमान था कि इस तरह के पार्सल हमेशा स्वाति मल्होत्रा की तरफ से भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वह किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, वह पार्सल हॉल में भिजवा दो। उसके बाद गुलेरिया हाउस में आज सुबह सुबह से ही काफी चहल पहल थी। अनिका ने आज सुबह सुबह उठते ही गुलेरिया हाउस कॉल कर दी थी। अनिका की बात मयूर से हुई थी। कुल मिलाकर अनिका ने कॉल करके गुलेरिया हाउस में यह खबर दे दी थी कि वह और रोहित मारवा गुलेरिया हाउस आने वाले हैं। उसने सभी परिवारजनों को घर पर ही रुकने के लिए कहा था ताकि वह सभी से मिल सके। इसके अलावा ओंकार के माता पिता शकुंतला और श्रवण गुलेरिया को भी वहां बुला लेने के लिए कह दिया गया था। ओंकार के माता पिता को बुलाने का जिम्मा नंदिनी के कंधों पर आ गया था, क्योंकि नंदिनी स्वभाव से मधुर और व्यवहारिक भी थी। शकुंतला और श्रवण की हरकतों के चलते करण गुलेरिया या मयूर ने उन्हें कॉल करने की जहमत इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उसके किए गए कारनामों के बदले मयूर और करण का उन दोनों पर से बरस पड़ना एक सामान्य बात होती, और ऐसा होने के बाद उन दोनों के लिए तुरंत गुलेरिया हाउस आना मुश्किल हो जाता और हो सकता था कि वह दोनों कोई न कोई बहाना करके गुलेरिया हाउस आने से बचने की कोशिश करते। इसलिए अंत तक इस काम का जिम्मा नंदिनी ने अपने कंधों पर ले लिया था और बिना किसी देरी के उन दोनों को तुरंत गुलेरिया हाउस चले आने के लिए कॉल कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रवण के बंगले में सुबह सुबह ही श्रवण गुलेरिया और शकुंतला दोनों ही काफी बेचैन दिखाई दे रहे थे। श्रवण अपने धीमे धीमे कदमों से हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। शकुंतला देवी भी वही हॉल में इधर से उधर घूम रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग देशों के सिपाही अपनी अपनी परेड की कुशलताओं का प्रदर्शन करने के लिए आमने सामने मौजूद हैं। दोनों एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर दोबारा से एक दूसरे के चेहरे के सामने आ खड़े होते। शकुंतला कहती, आज के दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है। श्रवण गुलेरिया कहते, न जाने शाम तक क्या क्या देखना पड़ेगा। शकुंतला कहती, आदित्य पराशर की इतनी हिम्मत कि वह हमसे ऊंची आवाज में बात करे। श्रवण गुलेरिया कहते हैं, ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत उसे मारवा परिवार से मिली है। आखिर उसने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का किया है। जिसके ऊपर रोहित मारवा का हाथ होगा उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी ही ना। अब शकुंतला कहती है, ऐसे कैसे हिम्मत बढ़ जाएगी? हम भी तो गुलेरिया परिवार से हैं। मुझे उसका यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब श्रवण गुलेरिया कहते हैं, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन अब जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों में क्या उम्मीद करना। अब शकुंतला कहती है, उस प्रीति की किस्मत भी कुछ अच्छी नहीं है। मारवा हाउस में रहने के लिए कई जन्मों के पुण्य लगेंगे। उसे आसानी से यह नसीब हो गया है और साथ में मिल गया है गुलेरिया परिवार का राजकुमार। श्रवण कहता है, इतना ही नहीं, वह अकेली लड़की हमारे भेजे हुए इतने सारे आदमियों के हाथ नहीं आई। सारा गुण गोबर इन आदमियों ने ही किया है। अब शकुंतला देवी कहती है, चिंता मत कीजिए, अब अपने ओंकार के लिए कोई दूसरा परिवार ढूंढ लेंगे। इस प्रीति का भी कोई न कोई इंतजाम करके रहेंगे। तभी श्रवण गुलेरिया कहते हैं, यह तो बाद की बात है। अभी फिलहाल तो यह सोचो कि हमें गुलेरिया हाउस में आने का इतने प्यार से निमंत्रण क्यों दिया गया है। अब शकुंतला देवी कहती हैं, और वह भी इतनी सुबह सुबह, वह भी तुरंत आने के लिए कहा है। श्रवण गुलेरिया कहते हैं, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। तभी शकुंतला कहती है, मुझे तो वहाँ की दाल ही पूरी की पूरी काली लगती है। इसके बाद श्रवण सोफे पर बैठ जाता है और कहते हैं, बैठो भाग्यवान, इस तरह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हमें कुछ नसीब नहीं होगा। शकुंतला कहती है, हाँ जी आप सही कहते हैं, और जाकर श्रवण के पास बैठ जाती है। अब श्रवण कहते हैं, वह लड़का पहले ही हमारे हाथ नहीं था, अब हमारे शेयर भी उसी के नाम पर शिफ्ट कर दिए गए हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि अब वह हमारे हाथ आएगा? शकुंतला देवी कहती हैं। रुको जी, इतना भी ज्यादा मत सोचो, अभी तक इन बातों को 1 महीना भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ओंकार को अभी इस बारे में कोई भी जानकारी होगी। हमारे पास काफी वक्त है, इतने में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। श्रवण लंबी गहरी सांस लेता है और कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो पहले चलकर गुलेरिया हाउस का नजारा देख कर आते हैं, जरा देखें तो सही वहाँ हमारे लिए कौन से नए इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में आज से पहले कभी भी रोहित को अनिका के दिए गए स्वाति मल्होत्रा के पार्सल कभी भी देखने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन आज वह दोनों साथ में मौजूद थे। अनिका अपना लैपटॉप उठाकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है, फिर उसके इशारे पर सभी नौकर आदि वहां से बाहर चले जाते हैं। अनिका अपने लैपटॉप की मदद से वहां मौजूद सभी कैमराज को भी बंद कर देती है। इन सभी बड़े बड़े बॉक्स को एक एक करके बड़ी सी टेबल पर रख दिया गया था। जब अनिका उस बॉक्स के ऊपर से उसके गत्ते को कवर को हटाती है तो उसके अंदर से मेटल बॉक्स निकलते हैं। इन सभी की चौड़ाई करीब 2.5 फीट और लंबाई 5 फीट तक था। मेटल बॉक्स को ध्यान से देखने के बाद अनिका को उसमें बीचों बीच कवर को खोलने का लॉक दिखाई देता है। जब अनिका उस लॉक की मदद से उस कवर को ओपन करती है तो वह सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक का ही कवर खुलता है। अब शीशे जैसी संरचना थी जिसके एक और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। दरअसल यह बहुत ही आसान पहेली थी, बस इसमें समय सीमा तय की गई थी। समय रहते अनिका को इसे समझकर पूरा करना था। अगर यह किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लग जाता तो अवश्य वह पहेली को कुछ ही वक्त में समझ जाता, लेकिन इतने कम समय में शर्तों को पूरा नहीं कर पाता। पहेली थी, प्रथम बिना पढ़ा लिखा, द्वितीय छाप दर्प का, तृतीय करे बीच बचाओ, चतुर्थ माथे की छाप, पंचम स्थान रिया का। प्रिय पाठक, इस सरल से पहेली का उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन्हें पढ़ने के बाद अनिका समझ जाती है कि इसे खोलने के लिए अनिका को अपने फिंगरप्रिंट की जरूरत है। अनिका एक एक करके सवालों के जवाब के अनुसार अपने अंगूठे, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका और फिर कनिष्ठ 5 उंगलियों की छाप की मदद से बॉक्स को खोल लेती है। पर कमाल की बात यह थी कि एक बॉक्स को अनबॉक्स करते ही बाकी सभी बॉक्स भी एक आवाज के साथ खुद ही खुद खुल जाते हैं। रोहित को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त क्या चल रहा है। यह बॉक्स कहां से आए होंगे, उनके अंदर क्या हो सकता है। अनिका धीरे से पहले बॉक्स के ढक्कन को खोलती है। इसे खोलने के बाद उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रह जाती है। न उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है, न पलकें झपकती है। रोहित कुछ ही कदम पीछे खड़ा था। अनिका को इस तरह देखकर वह जल्दी से अनिका के पास आ जाता है और उस बॉक्स के अंदर देखता है कि उसके अंदर ऐसे क्या है कि जिसे देखकर अनिका की मनोस्थिति ऐसी हो गई है। जैसे ही रोहित बॉक्स के अंदर देखता है उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। वह जल्दी से बाकी के दोनों बॉक्स भी खोल देता है और उसके अंदर झांक कर देखता है। इसके बाद भी जब रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता तब वह बॉक्स के अंदर मौजूद वस्तु को हाथ लगाकर महसूस करके देखता है। जब रोहित को यकीन हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने किसी तरह का भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविकता है, तब वह स्वयं में वही कई कदम पीछे हो जाता है। रोहित की स्थिति इस वक्त ऐसी थी जैसे शायद पहले कभी नहीं हुई थी। पल भर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे धरती और आसमान घूम रहे हैं। उसके कानों में किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। उसके पैरों से जान निकल गई है और वह अपने दम पर खड़ा रहने में सक्षम नहीं है। तभी रोहित की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अनिका किसी तरह खुद को संभालती है और बॉक्स को अच्छी तरह से चेक करती है। तभी उसे उसमें से एक बुकलेट जैसी चीज दिखाई मिलती है। उसे बिना किसी देरी के कुछ ही पलों में अनिका पूरा पढ़ डालती है। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेती है और वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर आ जाते हैं। कुछ पल इसी तरह बैठे रहने के बाद वह अपने दोनों हाथों से चेहरे के बालों की तरफ ले जाती है। अनिका के आंखों से भी आंसुओं की 2 बूंद निकल आती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान भी थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और रोहित के पास पहुंच जाती है। फिर उसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी आंसू भरी आंखों
और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उससे कहती है, क्या तुम डर गए हो रोहित? अनिका के इस सवाल पर रोहित बेहद हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन रोहित के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब अनिका रोहित का दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ डमी है। अनिका की बात सुनकर रोहित को अंदर ही अंदर खुशी होती है, लेकिन फिर भी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अपनी आंखों से ऐसा भयंकर दृश्य देखने के बाद किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं आता। वह एक बार फिर से तेजी से उन संदिग्धों की तरफ बढ़ जाती है और एक बार फिर से उसके अंदर हाथ लगाकर देखता है। अब रोहित के मुंह से किसी तरह शब्द निकलते हैं और वह अनिका से कहता है, लेकिन यह तो बिल्कुल। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अब अनिका कहती है, हाँ बिल्कुल असली जैसे हैं, लेकिन फिक्र मत करो, यह तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। इसके बाद अनिका बिना किसी देरी के उन सभी बॉक्स को दोबारा से बंद कर देती है। इसके बाद वह बुकलेट रोहित के हाथ में पकड़ा देती है। रोहित भी जल्दी जल्दी उसके पेजों को पलटते हुए पूरा पढ़ लेता है और फिर अचंभित होकर अनिका की तरफ देखता है। अनिका रोहित के गीली पलकों के नीचे मौजूद आंसुओं की बूंदों को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती है, जल्दी करो, हमें इन सभी को इनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। ऐसा कहकर अनिका एक बॉक्स को उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जाती है, लेकिन रोहित अभी भी अपनी जगह पर जमा खड़ा था। कुछ देर के बाद अनिका वापस लौट आती है। इसके बाद बचे हुए 2 बॉक्स को रोहित और अनिका एक एक करके उठा लेते हैं और कमरे की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद उन्हें सीक्रेट रिसर्च लैब तक पहुंचाकर वापस अपने कमरे में लौट आते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने चेहरे को ठीक करके वहां से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे अनिका को रह रह कर आज की घटी घटना को याद करके हंसी आ रही थी और अनिका के चेहरे को देखकर बार बार रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि इंसान का दिमाग कुछ ही पलों में कितनी दूर तक की सोच लेता है। रोहित अनिका से पूछता है, इतना खतरनाक सरप्राइज तुम्हें कौन दे सकता है? अनिका मुस्कुराकर कहती है, खुद सोचो, ऐसी चीज कौन बना सकता है? रोहित कुछ पलों के लिए चुप रहता है। उसके बाद मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहता है, अब समझ में आया कि तुम्हें सरप्राइज के साथ शौक देने की आदत कहाँ से मिली है। रोहित भी इस बात पर अनिका भी मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित गाड़ियों के काफिले के साथ गुलेरिया हाउस में प्रवेश करते हैं। मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा उनके आने की खबर मिलते ही करण गुलेरिया खुद आगे बढ़कर उनके स्वागत के लिए आ जाते हैं। जैसे ही रोहित गाड़ी से बाहर निकलता है, रिया दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है और सीधा उसकी कमर से चिपक जाती है। रोहित भी रिया को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और एक साथ उसके माथे और सिर पर कई बार किस करता है। रिया अपने स्वभाव के अनुसार, आई मिस यू सो मच डैडी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी मुझे बहुत याद किया। रोहित मुस्कुराकर रिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, हाँ मैंने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। ऐसा कहकर वह उसे एक बार फिर से गले लगाता है और फिर रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी रिया रोहित के हाथों में से निकलकर अनिका से जाकर चिपक जाती है। रोहित रिया की हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, आओ रोहित और अनिका, तुम दोनों का गुलेरिया हाउस में स्वागत है। और करण गुलेरिया उन दोनों तक पहुंच जाते हैं। करण रोहित के हाथ से मिलाकर गले लगने के बाद अनिका के सिर पर हाथ फेरते हैं। रोहित की निगाहें आर्यन और एलेक्जेंडर को ढूंढ रही थी। इस वक्त वह अपने तीनों बच्चों को एक साथ अपनी आंखों के सामने देखने के लिए तड़प रहा था। तभी उसे आर्यन और एलेक्जेंडर भी आते हुए दिखाई देते हैं। यह पहली बार था जब रोहित खुद आगे बढ़कर दोनों बच्चों को एक साथ गले लगा लेता है और दोनों के माथों पर चूम लेता है। अनिका रोहित को ऐसा करते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अच्छी तरह समझ पा रही थी कि रोहित पर उसे सरप्राइज गिफ्ट का कितना गहरा असर पड़ा है। एक तो पहले ही रोहित ने अपने बच्चों को कई दिनों से देखा नहीं था, वह जल्द से जल्द उन्हें मिलना चाहता था। रही सही कसर उस पार्सल गिफ्ट ने पूरी कर दी थी। अब रोहित अपने बच्चों के लिए बेचैन हो चुका था। रोहित के बाद अनिका भी अपने बेटों को प्यार करती है। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए सभी अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं।
चलते चलते करण रोहित और अनिका को शकुंतला और श्रवण की करिस्तानी के बदले में उन्हें दिए गए दंड के बारे में बता देता है, ताकि वह दोनों शकुंतला और श्रवण के लिए कोई नया दंड तय न कर सके। अपनी बात को कहने के बाद करण कहते हैं, वैसे उन्हें अपने किए की सजा मिल गई है, बाकी तुम लोगों को जो सही लगे वही करो। कुछ ही देर में वह सभी अंदर पहुंच जाते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल लेने के बाद अपनी अपनी खुशी जताते हुए वही हॉल में ही गपशप करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। नंदिनी अनिका से कहती है, हमने प्रीति के लिए उसकी सगाई पर पहनने के लिए 2 ड्रेस फाइनल की है, उनमें से तुम देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी पसंद है। ऐसा कहकर वह एक फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका फाइल को हाथ में लेकर बिना देखे ही बंद कर देती है और कहती है, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह सब मैं खुद देख लूंगी। आप सब बस अपनी अपनी ड्रेस के बारे में सोचिए। इस पर नंदिनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, मैं अभी कह देती हूँ, यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरी होने वाली देवरानी की ड्रेस मैं ही फाइनल करूंगी और वह गुलेरिया हाउस से ही जाएगी। नंदिनी के ऐसा कहने पर सभी हंसने लगते हैं। श्रवण और शकुंतला भी वही मौजूद थे। यह सुनकर शकुंतला के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, प्रीति की सगाई कब और कैसे? अनिका बिना किसी हाव भाव के गंभीर होकर शकुंतला और श्रवण की तरफ देखते हुए जवाब देती है, हाँ, प्रीति की सगाई मेरे भाई ओंकार गुलेरिया के साथ होने वाली है। हम दोनों यहाँ पूरे परिवार को उसी का इनविटेशन देने आए हैं। आपको भी इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। वैसे आपको किसी तरह की तैयारी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह सब हम खुद देख लेंगे। आप बस तैयार होकर सही समय पर आ जाइएगा। यदि आप आना चाहें तो, वैसे आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। होने वाले वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए माता पिता का होना अच्छा माना जाता है। फिर अनिका करण की तरफ देखते हुए आगे कहती है, बाकी ओंकार हमेशा पापा के साथ रहा है, वह भी उसके लिए पिता के ही बराबर है। आपकी गैर मौजूदगी में आपके सभी संस्कार पापा के हाथों संपन्न होंगे। यह सुनकर दोनों पति पत्नी का चेहरा उतर जाता है। उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके सिर पर ऐसी बिजली गिरने वाली है। अब रोहित मारवा बड़े ही एटीट्यूड से अपने ही स्टाइल में उन दोनों को घूरते हुए कहता है, आज से ठीक 5वें दिन यह सगाई मारवा हाउस में होगी। शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग इस रस्म का हिस्सा होंगे। याद रहे, इन दोनों की शादी के वक्त प्रीति का कन्यादान खुद रोहित मारवा करने वाले हैं। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें और अच्छे माता पिता की तरह व्यवहार करें, वरना आगे आप जानते ही हैं। रोहित की मीठी धमकी सुनकर श्रवण और शकुंतला दोनों के शरीर का खून जम जाता है। उनके मन में डर पैदा हो जाता है। वह अच्छी तरह से समझ चुके थे कि गुलेरिया परिवार के साथ साथ मारवा परिवार भी उनके खिलाफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनका एक भी गलत कदम उनकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा रोहित मारवा का प्रीति का कन्यादान करने का मतलब था, एक तरीके से रोहित मारवा ने उसे अपनी बहन मान लिया है और रोहित की बहन के खिलाफ कदम रखना मतलब मौत की ओर जाना था। अब कुछ पलों के बाद श्रवण और शकुंतला खुद को संभालते हुए झूठी हंसी दिखाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ करके कहते हैं, हमारी इकलौते बेटे की सगाई है, भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हम भी आएंगे और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी साथ लाएंगे। आप सभी चिंता मत कीजिए, हम सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अच्छा वक्त बिताते हैं और अंत में खाना पीना आदि हो जाने के बाद अनिका और रोहित दोनों गुलेरिया हाउस से उठ खड़े होते हैं और मारवा हाउस के लिए निकल पड़ते हैं।